हम एक छोटे से नीले बिंदु पर खड़े हैं। पृथ्वी, हमारा घर, एक दुनिया जो जीवन से भरी है और उसके साथ अस्तित्व की चुनौतियां, बीमारी, रोग। ये प्राचीन दुश्मन है, जीवन जितने ही पुराने। फिर भी मानवता में एक अनोखी चिंगारी है, एक अदम्य जिज्ञासा, समझने की, पार पाने की, ठीक करने की एक प्रेरणा। यह खोज हमारी सभ्यता के ताने बाने में बुनी गई है। यह हमें आगे बढ़ाती है, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के अनजान क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, उन बीमारियों के इलाज की तलाश में जो हमें परेशान करती हैं। नई दवाओं का विकास इस खोज की एक गहरी अभिव्यक्ति है। एक यात्रा की कल्पना करो, अंतरिक्ष के विशाल सागरों के पार नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर के भीतर के जटिल ब्रह्मांड में। यह दवा विकास की एक लंबी और कठिन यात्रा है। इसकी शुरुआत किसी जोरदार धमाके से नहीं, बल्कि एक शांत प्रश्न से होती है, एक परिकल्पना, एक वैज्ञानिक के दिमाग में एक विचार की एक झलक। क्या यह अणु, परमाणुओं की यह छोटी सी व्यवस्था दुखों को कम कर सकती है? क्या यह टूटी हुई चीज को ठीक कर सकता है? यह यात्रा लंबी है, यह कठिन है, यह अनिश्चितता से भरी है। फिर भी यह एक ऐसी यात्रा है जो अटूट दृढ़ संकल्प के साथ की जाती है, जो सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य की आशा से प्रेरित है। इस प्रयास में लगाए गए संसाधन बहुत बड़े हैं, अरबों डॉलर, दशकों का शोध, अनगिनत समर्पित व्यक्तियों की सामूहिक बुद्धि, वैज्ञानिक, चिकित्सक, तकनीशियन, स्वयंसेवक, हर कोई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे ज्ञान के एक महान गिरजाघर के निर्माण की तरह सोचें, एक एक करके मेहनत से ईंट जोड़कर। प्रत्येक खोज, प्रत्येक प्रयोग, प्रत्येक परीक्षण इसकी संरचना में जुड़ जाता है। कुछ रास्ते बंद गलियों की ओर ले जाते हैं, कई आशाजनक विचार लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन खोज जारी है, क्योंकि दांव बहुत ऊंचे हैं। व्यक्तियों, परिवारों और पूरी आबादी की भलाई अधर में लटकी हुई है। एक भी सफल दवा का प्रभाव बाहर की ओर फैल सकता है, वैश्विक स्तर पर जीवन को बदल सकता है। जिन बीमारियों का मतलब कभी निश्चित मौत होता था, वे अब प्रबंधनीय स्थितियां बन सकती हैं। महामारियों को रोका जा सकता है, लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में नाटकीय रूप से सुधार किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं या टीकों या पुरानी बीमारियों के इलाज के आगमन पर विचार करें। ये केवल वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं हैं, ये मानव प्रगति में मील के पत्थर हैं। ये करुणा, नवाचार और स्वास्थ्य के अनमोल उपहार की रक्षा के प्रति हमारी स्थायी प्रतिबद्धता की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। खोज की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जब हम एक सामान्य अच्छे के लिए मिलकर काम करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। दवाई बनाने का सफर एक अनदेखी दुनिया में शुरू होता है, अणुओं और कोशिकाओं की दुनिया। यहाँ प्रयोगशालाओं की शांति में वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। वे एक शुरुआती बिंदु की तलाश करते हैं, एक लीड कंपाउंड। यह एक प्राकृतिक पदार्थ हो सकता है, शायद किसी दुर्लभ पौधे से या गहरे समुद्र के सूक्ष्म जीव से, या यह एक अणु हो सकता है जिसे कंप्यूटर पर बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया हो। एटम बाय एटम, हजारों, यहां तक कि लाखों कैंडिडेट्स की जांच की जा सकती है। यह एक अनंत समुद्र तट पर रेत के एक विशिष्ट कण की खोज करने जैसा है। हर एक की जांच किसी विशेष बीमारी के टारगेट के खिलाफ प्रॉमिस की एक झलक के लिए की जाती है। एक बार जब एक पोटेंशियल कैंडिडेट सामने आता है, तो असली जांच शुरू होती है। यह प्रीक्लिनिकल रिसर्च है। अणु का परीक्षण किया जाता है कांच में। पेट्री डिशेस और टेस्ट ट्यूब्स के बारे में सोचो। वैज्ञानिक देखते हैं कि कंपाउंड अलग अलग कोशिकाओं, एंजाइम्स या रिसेप्टर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। क्या यह अपने टारगेट से बाइंड करता है? क्या यह सेल्यूलर लेवल पर वांछित प्रभाव पैदा करता है? क्या यह स्वस्थ कोशिकाओं के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है? ये शुरुआती प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे इस बारे में पहला क्लू देते हैं कि क्या मॉलिक्यूल में दवा बनने की क्षमता है। कई कैंडिडेट्स इस स्टेज पर फेल हो जाते हैं, आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुपयुक्त साबित होते हैं। अगर कोई कंपाउंड इन सेल्यूलर स्टडीज में प्रॉमिस दिखाता है, तो अगला कदम अक्सर एनिमल मॉडल्स को इन्वॉल्व करता है। ये आमतौर पर प्रयोगशाला के जानवर होते हैं, जैसे चूहे या रैट्स ध्यान से चुने जाते हैं, क्योंकि उनके बायोलॉजिकल सिस्टम्स इंसानों से मिलते जुलते हैं। शोधकर्ता अध्ययन करते हैं कि पोटेंशियल ड्रग एक जीवित जीव में कैसे व्यवहार करती है। क्या यह टारगेट टिश्यूज तक पहुंचती है? इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और यह एक्सक्रीट कैसे होती है? क्या ये इन मॉडल्स में बीमारी के खिलाफ इफेक्टिवनेस के संकेत दिखाती है? और सबसे जरूरी, इसके सेफ्टी प्रोफाइल के शुरुआती संकेत क्या हैं? यह स्टेज ह्यूमन ट्रायल्स पर विचार करने से पहले ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इकट्ठा करने के बारे में है। यह प्रीक्लिनिकल फेज एक कठोर फिल्टर है। यह एक क्रूसिबल है जहां केवल सबसे प्रॉमिसिंग और दिखने में सेफ कंपाउंड्स ही बच पाते हैं। लक्ष्य एक मजबूत केस बनाना है।
सबूतों का एक डोसिए जो बताता है कि नई दवा के संभावित लाभ उसके संभावित जोखिमों से ज्यादा हैं। कम से कम इतना तो है कि इंसानों में परीक्षण को वारंट किया जा सके। यह डी-रिस्किंग की एक प्रक्रिया है, सावधानी पूर्वक मेथोडिकल इन्वेस्टिगेशन की। डेटा का प्रत्येक टुकड़ा एक सीढ़ी का पत्थर है जो एक महत्वपूर्ण निर्णय की ओर ले जाता है। क्या यह कंपाउंड मानव जीव विज्ञान के साथ अपनी पहली मुलाकात के लिए तैयार है? यात्रा अभी अपनी शुरुआत में है, लेकिन आशा की पहली किरणें जगमगा उठी हैं। प्रीक्लिनिकल रिसर्च से ह्यूमन ट्रायल्स तक जाना बहुत बड़ा कदम है। एक गंभीर पाल। पहली बार एक नई इन्वेस्टिगेशनल ड्रग इंसानों को दी जाएगी। यह है फेज 1। इसका मेन मकसद यह देखना नहीं है कि मेडिसिन किसी बीमारी के खिलाफ काम करती है या नहीं। ये भी ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेफ्टी। इंसानी शरीर इस नए पदार्थ पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। डोसेज की सेफ रेंज क्या है? साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं। हर काम एथिकल प्रिंसिपल्स और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से करते हैं। फेज 1 ट्रायल्स में आमतौर पर काम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अक्सर ये हेल्थी वॉलंटियर्स होते हैं, 20 से 100 लोग। वो सच में पायोनियर्स हैं। आने वाले पेशेंट्स के फायदे के लिए वो खुद को अनजान चीजों के लिए तैयार करते हैं। इन वॉलंटियर्स पर बहुत गौर से नजर रखी जाती है। डॉक्टर्स उनके विटल साइंस ट्रैक करते हैं, ये समझने के लिए कि शरीर द्वारा मेडिसिन कैसे अब्सॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट होती है। ब्लड सैंपल्स अक्सर लिए जाते हैं। इसे फार्माकोकिनेटिक्स कहते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट्स चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, उन्हें केयरफुली रिकॉर्ड और एनालाइज किया जाता है। डोसेज आमतौर पर बहुत कम शुरू होती है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए एक्सपेक्टेड लेवल से काफी कम। अगर ये डोज आसानी से बर्दाश्त हो जाती है तो इसे बाद के वॉलंटियर्स के ग्रुप्स में धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ये केयरफुल एस्केलेशन टैब तक जारी रहती है जब तक रिसर्चर्स मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज (MTD) पता नहीं लगा लेते, या जब तक उन्हें एक ऐसी डोज नहीं मिल जाती जो बिना किसी गंभीर साइड इफेक्ट्स के डिजायर्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाती है। इसे एक नाजुक इंस्ट्रूमेंट को केयरफुली ट्यून करने की तरह समझो। बहुत कम और कोई असर नहीं होगा, बहुत ज्यादा और ये नुकसान पहुंचा सकता है। वो सही बैलेंस ढूंढना इंपॉर्टेंट है। इन अर्ली फेज वॉलंटियर्स के साहस को ज्यादा आंकना मुश्किल है। वो अनजान रास्तों पर चल रहे हैं। उनका पार्टिसिपेशन एक सेल्फलेस एक्ट है। फेज 1 ट्रायल्स वो फाउंडेशन हैं जिन पर आगे की सारी ह्यूमन टेस्टिंग टिकी होती है। अगर कोई मेडिसिन इस स्टेज पर अनसेफ साबित होती है तो उसका डेवलपमेंट आमतौर पर रोक दिया जाता है। यहाँ इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन बहुत कीमती है। यह आगे के ट्रायल्स के डिजाइन के बेयर में बताती है। लेबोरेटरी कॉन्सेप्ट से लेकर एक पॉसिबल मेडिसिन तक के लंबे सफर में ये पहले ह्यूमन डेटा पॉइंट्स देती है। ज्ञान की खोज में पार्टिसिपेट करने की इच्छा, ह्यूमन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 1 के सेफ्टी डेटा से ग्रीन लाइट मिलने के बाद जर्नी आगे बढ़ता है। हम फेज 2 ट्रायल्स में एंटर करते हैं। अब फोकस शिफ्ट होने लगता है। सेफ्टी इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन एक नया जरूरी सवाल सामने आता है। क्या ये दवाई असल में काम करती है? क्या इसका उस बीमारी पर इंटेंडेड थेरेप्यूटिक इफेक्ट है जिसके लिए इसे बनाया गया है? यहीं पर हम एफिकेसी के पहले साइंस देखते हैं। पोटेंशियल हीलिंग की शुरुआत। इन ट्रायल्स में ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, टिपिकली सेवरल हंड्रेड, जिन्हें असल में वो बीमारी है। फेज 2 ट्रायल्स का डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। रिसर्चर्स ऑप्टिमल डोज डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं जो इफेक्टिवनेस और एक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट प्रोफाइल को बैलेंस करे। पेशेंट्स को अक्सर रैंडमली इन्वेस्टिगेशनल ड्रग के डिफरेंट डोसेस दिए जाते हैं। कुछ को प्लेसेबो मिल सकता है, एक इनएक्टिव सब्सटेंस, कंपैरिजन के लिए। इससे दवाई के ट्रू इफेक्ट्स को अदर फैक्टर्स से अलग करने में मदद मिलती है, जैसे बीमारी का नेचुरल कोर्स या पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। कलेक्टेड डेटा को सिग्नल्स के लिए ध्यान से देखा जाता है। पॉजिटिव सिग्नल्स की दवाई अपना काम कर रही है। फेज 2 के दौरान साइंटिस्ट शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स और दवाई के बेनिफिट के प्रिलिमिनरी एविडेंस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। क्या ये सिम्टम्स इंप्रूव करता है? क्या ये बीमारी से जुड़े बायोमार्कर्स को ऑल्टर करता है? पेशेंट्स कैसा फील करते हैं? ये स्टेज एक क्रिटिकल फिल्टर है। कई दवाइयां जो प्रीक्लिनिकल स्टडीज या फेज 1 में प्रॉमिसिंग लगती थीं, यहां फेल हो जाती हैं। वो शायद इफेक्टिव नहीं होती, या बीमार पेशेंट्स को देने पर उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये ड्रग डेवलपमेंट की एक कड़वी सच्चाई है। ये रास्ता उन कंपाउंड से भरा है जो कट नहीं बना पाए। फेज 2 अक्सर एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज होता है। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं तो वो नेक्स्ट फेज, जो काफी बड़ा और एक्सपेंसिव होता है, प्रोसीड करने के लिए कॉन्फिडेंस और डेटा देते हैं। अब स्टेक्स ज्यादा हैं। टाइम और रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट काफी भी आराच जाता है, लेकिन होप भी आराच जाती है।
फेज 2 में दिखने वाली एफिकेसी की झलक आगे का रास्ता रोशन करती है। ये सजेस्ट करते हैं कि ये मॉलिक्यूल, जो कभी बस एक आइडिया था, वाकई उन लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकता है जो किसी खास बीमारी से पीड़ित हैं। इलाज की खोज मोमेंटम पकड़ती है। भाग 5, महापरीक्षण। पूरी दुनिया में सबूत। अगर कोई दवा फेज 2 की चुनौतियों से पार पा जाती है तो ये सबसे कठिन और मांग वाले पड़ाव में पहुंचती है, फेज 3 ट्रायल्स। ये बड़े पैमाने के अध्ययन होते हैं जिनमें अक्सर हजारों, कभी कभी दसियों हजार मरीज शामिल होते हैं। इन प्रतिभागियों को अलग अलग जगहों और अलग अलग समूहों से लिया जाता है। इसका उद्देश्य है दवा के असर की पुष्टि एक बड़ी आबादी में करना, ज्यादा सेफ्टी डेटा इकट्ठा करना और एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से तुलना करना या प्लेसीबो से। अगर कोई असरदार इलाज नहीं है तो यहीं दवा की असली कीमत आंकी जाती है। फेज 3 ट्रायल्स आमतौर पर रैंडमाइज्ड, डबल ब्लाइंड और कंट्रोल्ड होते हैं। रैंडमाइज्ड मतलब मरीजों को इन्वेस्टिगेशनल ड्रग या कंपैरेटर में से किसी एक को लेने के लिए रैंडमली चुना जाता है। डबल ब्लाइंड मतलब न तो मरीज और न ही रिसर्चर्स जो उनकी देखभाल में शामिल हैं जानते हैं कि किसे कौन सा इलाज मिल रहा है। इससे बायस खत्म करने में मदद मिलती है। कंट्रोल्ड मतलब नतीजों की तुलना एक कंट्रोल ग्रुप से की जाती है। इस रिगरस डिजाइन को स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस बनाने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा, सोच समझकर प्लान किया गया एक्सपेरिमेंट करने जैसा है। फेज 3 ट्रायल्स की अवधि अलग अलग हो सकती है, महीनों से लेकर कई सालों तक, बीमारी और आउटकम्स के आधार पर। रिसर्चर्स बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। एफिकेसी डेटा जो दिखाता है कि दवा कितनी अच्छी तरह काम करती है। सेफ्टी डेटा जिसमें सभी एडवर्स इवेंट्स को ध्यान से ट्रैक किया जाता है, यहां तक कि रेयर वंस को भी। और क्वालिटी ऑफ लाइफ डेटा जो मरीजों के रोजमर्रा के जीवन पर दवा के असर का आकलन करता है। लक्ष्य दवा के फायदों और नुकसान के बीच एक मजबूत केस बनाना है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल काम है जिसमें अक्सर करोड़ों या यहां तक कि अरबों डॉलर खर्च होते हैं। फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे बहुत जरूरी होते हैं। ये तय करते हैं कि दवा को रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए सबमिट किया जाएगा या नहीं। अगर ट्रायल से पता चलता है कि दवा सेफ और इफेक्टिव दोनों है तो ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू है, वैज्ञानिक प्रयासों की जीत। इसका मतलब है कि जल्द ही मरीजों के लिए एक नया ट्रीटमेंट उपलब्ध हो सकता है। लेकिन अगर ट्रायल से कोई फायदा साबित नहीं होता या कोई अनएक्सपेक्टेड सेफ्टी कंसर्न सामने आती है तो दवा का डेवलपमेंट यहीं खत्म हो जाता है। इस आखिरी स्टेज पर भी असफलता की संभावना होती है। ये महापरीक्षण जनता तक पहुंचने से पहले दवा का आखिरी टेस्ट होता है। सेक्शन 6 जजमेंट डे, पब्लिक हेल्थ के रक्षक। कई सालों, कभी कभी दशकों तक रिसर्च और टेस्टिंग के बाद एक बहुत बड़ा मोमेंट आता है, फेज 1, 2 और 3 का अंतिम पड़ाव। अगर डेटा स्ट्रांग है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी एक पूरी फाइल तैयार करती है। अमेरिका में न्यू ड्रग एप्लीकेशन या NDA या यूरोप में मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन या MAA। ये कोई छोटी मोटी पैम्फलेट नहीं है, ये तो इंफॉर्मेशन का पहाड़ है। हजारों हजार पेजेस, दवाई के केमिकल स्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेकर प्रीक्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल के हर डेटा की डिटेल इसमें होती है। ये पूरी पैकेज रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट की जाती है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या FDA या यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या EMA जैसी एजेंसीज। ये रेगुलेटरी बॉडीज पब्लिक हेल्थ के गेट कीपर्स होते हैं। उनका मिशन है इंश्योर करना कि पब्लिक के लिए अवेलेबल दवाइयां सेफ हों और उनके इंटेंडेड यूज के लिए इफेक्टिव हों। रिव्यू प्रोसेस बहुत ही थरो होता है। साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, स्टैटिस्टिशियंस और दूसरे एक्सपर्ट्स की टीम्स एप्लीकेशन के हर एस्पेक्ट को बारीकी से जांचती हैं। वो डेटा को फिर से एनालाइज करते हैं, मेथोडोलॉजीज पर सवाल उठाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का असेसमेंट करते हैं। यह एक इंडिपेंडेंट, रिगरस एग्जामिनेशन है, सिस्टम में एक क्रिटिकल चेक एंड बैलेंस। वो किसी भी फ्लॉज, इनकंसिस्टेंसीज, अनआंसर्ड क्वेश्चंस को ढूंढते हैं। रेगुलेटरी रिव्यू का कोर बेनिफिट रिस्क असेसमेंट होता है। कोई भी दवाई पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं होती। आम दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। रिव्यूअर्स को नई दवाई के डेमोन्स्ट्रेटेड बेनिफिट्स को उसके पोटेंशियल रिस्क्स के अगेंस्ट वे करना होता है। किसी ऐसी जानलेवा बीमारी के लिए जिसका कोई और इलाज नहीं है, ज्यादा रिस्क एक्सेप्टेबल हो सकता है। ऐसी कंडीशन के लिए जो ज्यादा सीरियस नहीं है या जिसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स पहले से अवेलेबल हैं, सेफ्टी और एडेड बेनिफिट के स्टैंडर्ड्स बहुत हायर होते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स जजमेंट कॉल है जो साइंटिफिक एविडेंस और पब्लिक हेल्थ कंसिडरेशंस पर बेस्ड होता है। फाइनली
रेगुलेटरी एजेंसी डिसीजन लेती है, अप्रूवल या रिजेक्शन। अप्रूवल का मतलब है कि दवाई मार्केट में बेची जा सकती है और पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जा सकती है। ये एक ग्रीन लाइट है, इसमें इन्वॉल्व्ड सभी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट का मोमेंट। कभी कभी अप्रूवल कंडीशंस के साथ आती है, जैसे फर्दर स्टडीज की रिक्वायरमेंट्स। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो एजेंसी अपने कंसर्न्स बताएगी। सबमिशन से लेकर डिसीजन तक इस पूरे प्रोसेस में कई महीने, कभी कभी साल भी लग सकते हैं। फार्मेसी तक और इसका इंतजार कर रहे पेशेंट्स तक एक नई दवाई के सफर से पहले यह फाइनल क्रिटिकल हर्डल है। सेक्शन 7 फ्रॉम ब्लूप्रिंट टू लाइफलाइन, दवाई बनाना। रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना बहुत बड़ी जीत होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ी चुनौती आती है, मैन्युफैक्चरिंग। जो दवाई लैब में छोटे बैच में बनाई जाती है, उसे लाखों पेशेंट्स के लिए कैसे बनाया जाएगा। लैब से इंडस्ट्रियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग तक का सफर बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक और इंजीनियरिंग का कमाल होता है। इसमें प्रिसिजन, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी की जरूरत होती है। दवाई का ब्लूप्रिंट अब एक रिलायबल लाइफलाइन बनना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही इंट्रिकेट हो सकता है। स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स के लिए कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हर स्टेप में प्रिसाइज कंडीशंस और प्यूरिफिकेशन चाहिए। बायोलॉजिक ड्रग्स जैसे एंटीबॉडीज या वैक्सीन्स के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिविंग सेल्स से थेरेप्यूटिक प्रोटीन बनाया जाता है। इन सेल्स को बड़े बायोरिएक्टर्स में स्टेरिल कंडीशंस में ग्रो किया जाता है। ड्रग सब्सटेंस को हार्वेस्ट, प्यूरिफाई और फाइनल डोसेज फॉर्म, गोली, इंजेक्शन या इनहेलर में बनाया जाता है। हर स्टेप में कंट्रोल जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। हर ड्रग बैच प्यूरिटी, पोटेंसी और स्टेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना चाहिए। रेगुलेटरी एजेंसी सिर्फ ड्रग को ही अप्रूव नहीं करती, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और फैसिलिटीज को भी अप्रूव करती है। इंस्पेक्टर्स रेगुलर ऑडिट्स करते हैं ताकि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या जीएमपी फॉलो हो। कोई भी डिविएशन दवाई की सेफ्टी या एफिकेसी को खराब कर सकता है। गोल ये है कि हर पिल, हर वायल एक जैसी और हाईएस्ट क्वालिटी की हो। ये कंसिस्टेंसी पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए जरूरी है। स्केल के बारे में सोचो। रिसर्च लैब में कुछ ग्राम्स कंपाउंड से लेकर टन्स ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हर साल। इसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, डेडिकेटेड फैसिलिटीज और स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स की सप्लाई चेन और फाइनल प्रोडक्ट की इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है, क्वालिटी मेंटेन करते हुए। ग्लोबल स्केल पे क्यूर बनाना ड्रग डेवलपमेंट का एक अनसुना हिस्सा है, लेकिन जरूरतमंद लोगों तक साइंटिफिक डिस्कवरी पहुंचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। सेक्शन 8 हमेशा नजर रखना, द जर्नी आफ्टर लॉन्च। जब कोई नई दवाई अप्रूव्ड हो जाती है और फार्मेसी शेल्फ्स तक पहुंच जाती है, तो उसकी कहानी अभी खत्म नहीं होती। ये सफर आगे भी जारी रहता है, जिसे फेज 4 या पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस कहते हैं। हजारों पेशेंट्स वाले सबसे बड़े फेज 3 ट्रायल्स भी दवाई के बारे में सब कुछ नहीं बता सकते। रेयर साइड इफेक्ट्स, जो शायद 10,000 में से 1 या 1 लाख पेशेंट्स में से एक में होते हैं, वो शायद तभी पता चलेंगे जब ज्यादा बड़ी और अलग अलग तरह की पॉपुलेशन असल जिंदगी में दवाई यूज करना शुरू करेगी। हमेशा नजर रखना ही असली मंत्र है। रेगुलेटरी एजेंसीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज मार्केट में आने के बाद भी दवाई की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पर नजर रखते हैं। इसमें डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट्स और खुद पेशेंट्स से एडवर्स इवेंट्स की रिपोर्ट्स कलेक्ट करना और एनालाइज करना शामिल है। सोफिस्टिकेटेड डेटा सिस्टम्स का यूज पोटेंशियल सेफ्टी सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जो शायद क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान पता नहीं चले थे। अगर कोई नया सीरियस रिस्क पता चलता है तो रेगुलेटर्स एक्शन ले सकते हैं। इसमें दवाई के लेबलिंग को नए वार्निंग्स के साथ अपडेट करना, उसके यूज को रेस्ट्रिक्ट करना या बहुत रेयर केसेस में दवाई को मार्केट से पूरी तरह हटाना शामिल हो सकता है। पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज इस बारे में भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के बाहर रोजमर्रा के क्लिनिकल प्रैक्टिस में दवाई कैसे परफॉर्म करती है। रिसर्चर्स इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस, अप्रूवल से पहले ज्यादा स्टडी नहीं किए गए स्पेसिफिक पेशेंट सब ग्रुप्स जैसे एल्डरली या मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस वाले में इसका यूज और दूसरी दवाइयों के साथ इसके इंटरैक्शन स्टडी कर सकते हैं। कभी कभी इस फेज के दौरान दवाई के नए बेनिफिट्स या यूसेस डिस्कवर होते हैं। किसी एक कंडीशन के लिए अप्रूव्ड दवाई किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, जिससे आगे रिसर्च और पोटेंशियल न्यू इंडिकेशंस मिल सकते हैं। ये ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ये इंश्योर करने का एक क्रूशियल पार्ट है कि दवाई के बेनिफिट्स उसके रिस्क से ज्यादा रहें, उसके पूरे लाइफ साइकिल में। यह एक डायनामिक प्रोसेस है।
दवाई के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग समय के साथ इवॉल्व होती है, जैसे जैसे ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं और ज्यादा डेटा अवेलेबल होता है। लॉन्ग टर्म सेफ्टी और एफिकेसी के प्रति ये कमिटमेंट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है जो दुनिया में एक नया थेराप्यूटिक एजेंट लाने के साथ आती है। सीखना कभी बंद नहीं होता। पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करने का एफर्ट एक कंटिन्यूअस इवॉल्विंग एंडेवर है जो वेल बीइंग के प्रति हमारे डेडिकेशन का प्रमाण है। भाग 9, एक कॉस्मिक कोलैबोरेशन, द सिम्फनी ऑफ साइंस एंड हेल्थ। एक दवाई का सफर बस एक सोच से लेकर जिंदगी बदल देने वाली दवा बनने तक इंसानियत की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। ये दशकों तक चलता है, कई महाद्वीपों और विषयों को पार करता हुआ। ये हमारी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा, हमारी प्रतिभा और दुख कम करने की हमारी गहरी इच्छा का प्रमाण है। इस काम के बड़े पैमाने के बारे में सोचो। छोटे से छोटे अणुओं की दुनिया से लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स की वैश्विक पहुंच तक, हर कामयाब दवा एक जीत होती है जो लगातार कोशिश और वैज्ञानिक तरीके में अटूट विश्वास से मिलती है। ये असाधारण प्रयास अकेले काम करने वाले जीनियस लोगों का नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जटिल कोलैबोरेशन है, प्रयासों का एक संगीत। यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स बायोलॉजिकल पैथवेज की खोज कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट नए कंपाउंड्स बना और टेस्ट कर रहे हैं, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बड़ी सावधानी से ट्रायल्स कर रहे हैं, बहादुर मरीज वॉलंटियर्स जो विज्ञान पर अपना भरोसा रखते हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज सुरक्षा और प्रभाव सुनिश्चित कर रही हैं, और अंत में हेल्थ केयर सिस्टम्स जो जरूरतमंद लोगों तक ये नई चीजें पहुंचाते हैं। हर व्यक्ति इस जटिल व्यवस्था में एक जरूरी भूमिका निभाता है। इनोवेशन दवा बनाने की जान है, बीमारियों को और ज्यादा समझने की, इलाज के नए टारगेट्स खोजने की और ज्यादा असरदार और सुरक्षित थेरेपीज बनाने की लगातार कोशिश। हम अपने टूल्स और टेक्निक्स को लगातार बेहतर बना रहे हैं, जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स से, जो हमारे बायोलॉजिकल कोड के रहस्य खोलते हैं, लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, जो खोज की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, बीमारियां बदलती रहती हैं, नए खतरे सामने आते हैं, लेकिन नई चीजें बनाने की हमारी क्षमता, सीखने और बदलने की हमारी क्षमता भविष्य के लिए एक पक्की उम्मीद देती है। इस विशाल काम का असली लक्ष्य, इसे चलाने वाली ताकत सरल लेकिन गहरा है। इंसानों की सेहत सुधारना, जिंदगी को बढ़ाना, उन जिंदगियों की क्वालिटी को बेहतर बनाना, उन बीमारियों को हराना जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान करती रही है। हर नई दवा जो एक मरीज तक पहुंचती है वो तरक्की की एक रोशनी होती है, एक स्वस्थ दुनिया के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक ठोस परिणाम। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे छोटे से ग्रह पर इलाज की ये खोज हमारी सबसे अच्छी और खासियतों में से एक है। ये विज्ञान का एक संगीत है जो पूरी मानवता के लिए बजाया जाता है।